Good morning to all of you. I hope you are doing well. Today in this lecture, we will learn about amplitude, time period, and frequency of vibration. So now let us start. Simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. The metallic जो ball is called the bob of a pendulum. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश की गई है, आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि आप एक सबसे पहले क्या लें, एक सिंपल पेंडुलम लें. और सिंपल पेंडुलम जो बना होता है वो कैसे बना होता है, आपका क्या होता है, एक मेटेलिक सरफेस होता है. ठीक है, एक रिजिड सरफेस आप लेंगे. ठीक है, वो कैसा भी आपका हो सकता है. उस रिजिड सरफेस से आप क्या करेंगे, एक थ्रेड को आप बांधेंगे और थ्रेड के एक सिरे को आप क्या कर देंगे, अ, एक एक पीस ऑफ स्टोन या आप लेंगे. ठीक है, और उसे उसमें आप बांध देंगे. ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो है एक सिंपल पेंडुलम का क्या हो जाएगा, निर्माण आपका हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये बताने की और कोशिश की गई है कि जो ये मेटेलिक बॉल आप जिसे बोल रहे हो, ठीक है, या फिर आपने जो स्टोन आपने वहाँ पर जो है लटकाया है, ठीक है, उसे आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बो ऑफ ए पेंडुलम आप यहाँ पर बोल सकते हैं. ठीक है, अब देखिए पेंडुलम की ये जो स्टेट होगी, ठीक है, जब आप उसे बांध रहे हैं और आप उसमें किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, उस स्टेट को आप क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से मीन पोजीशन आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है, अपने माइंड में रिमेंबर रखनी है. वैन दी देखिए जब क्या होगा, ये जो बॉब है, ठीक है, आपका a pendulum is released after taking it slightly to one side. ठीक है, begin to move to and fro. अब देखिए यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो आपने ये जो पीस जो है स्टोन का जो लटकाया आपने, उस पर आप क्या करते हैं, स्लाइटली हिट करते हैं. ठीक है, और उसमें क्या होता है कि मोशन प्रोड्यूस हो जाता है. और जो मोशन जो हो रहा है यहाँ पर वो किस टाइप का हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि अपनी मीन पोजीशन से वो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ आपको दिखाई देगा. जैसे कि यहाँ पर इमेज में आपको यहाँ पर क्या किया गया है, आपको शॉर्ट किया गया है. अब देखिए टू एंड फ्रो जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो ये होता है, और ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है. जो टू एंड फ्रो जो मोशन होगा वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, और ये जो वाइब्रेशन होंगी, इन वाइब्रेशन को और इस मोशन को ही आप क्या कह सकते हैं, एक तरीके से ऑक्सिलेटरी मोशन आप कह सकते हैं. ठीक है, ऑक्सिलेटरी मोशन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को बोल सकते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑक्सिलेशन जो होंगे आपके, ठीक है, ये पर सेकंड होंगे. ठीक है, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितने ऑक्सिलेशन वो कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड, लेफ्ट और राइट साइड कितने कितने चक्कर वो लगा रहे हैं. ठीक है, उसी को आप क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी आप बोलोगे. ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको टाइम फिक्स कर लेना है 1 सेकंड. ठीक है, और 1 सेकंड में आपको ये काउंट करना है कि जो पेंडुलम जो सिंपल पेंडुलम है वो टू एंड फ्रो मोशन कितना कर रहा है. ठीक है, कितने चक्कर वो लगा रहा है. ठीक है, 1 सेकंड के अंदर. ठीक है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है. फ्रीक्वेंसी की सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर आपकी होगी कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड आपका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी आपका कहलाता है. दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आपका पूछ लिया जाता है, वो ये पूछ लिया जाता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको जो एसआई यूनिट होती है उसकी क्या होती है. ठीक है, तो आप फ्रीक्वेंसी को जो मेजर करते हो, ठीक है, वो हर्ट्ज में करते हो, और इसका जो सिंबल होता है कैपिटल एच और स्मॉल एच आपका क्या होता है, इसका सिंबल होता है. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज और याद करनी है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 हर्ट्ज इज 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड. अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है भी आपका 1 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट की मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी कि वो 1 हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि एक ऑक्सीलेशन उसका क्या हो रहा है, 1 सेकंड के अंदर हो रहा है. अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट के यहाँ पर ये बोल दिया कि जो वहां पर है कि 5 हर्ट्ज लिखा हुआ है, ठीक है, तो 5 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि 5 ऑक्सीलेशन वो शो आउट कर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर. ठीक है, आपको ये चीज क्या करनी है, यहाँ पर समझनी है. ठीक है, मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है, आपकी 10 हर्ट्ज है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 10 चक्कर जो है कर रहा है 1 सेकंड के अंदर. ठीक है, 10 ऑक्सीलेशन कर रहा है, यानी कि अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट और राइट साइड वो कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है. ये चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है, अपने माइंड में रिमेंबर रखनी है. इसके बाद देखिए हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं. तो एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, इफ यू गिव द बॉल ए स्मॉल पुश. ठीक है, अब मान के चलो आप सिंपल पेंडुलम का ही अपने माइंड में जो है माइंड में एग्जांपल याद रखें.
अब आपने क्या किया, बॉल को जो आप पुश कर रहे हो मीन पोजीशन से, आपने वो बिल्कुल स्मॉल किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो डिफ्लेक्शन भी वहां पर जो शो आउट होगा वो भी स्मॉल ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा बॉल को हिट किया है, बहुत स्ट्रांगली आपने पुश किया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो ऑक्सीलेशन होगा वो भी आपका क्या होगा, लॉन्गर होगा। यानी कि जो बॉल जो आपकी मीन पोजीशन से जो जाएगी वो क्या आ जाएगी, बहुत ज्यादा जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देखिए जो डिस्टेंस बाय विच द बॉल मूव अवे फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन या फिर मीन पोजीशन आपके यहाँ पर बोल सकते हैं, उसी को आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड तक वो जितना मूव कर रहे हैं, ठीक है, मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड तक जितना वो मूव कर रहे हैं उसको आप क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। अगर आपने स्लाइटली हिट किया है तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, एम्पलीट्यूड भी आपका कम होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर क्या किया है कि बहुत स्ट्रॉन्गर आपने पुश किया है, तो आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो आपको यहाँ पर ये चीज अपने माइंड में रिमेंबर रखनी है कि जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका होता है, ठीक है, कि जब वो मीन पोजीशन से आपका कितना जा पा रहा है, ठीक है। आप कोई सी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पर लेंगे, या तो मीन पोजीशन से आप लेफ्ट साइड की देख लेंगे या फिर मीन पोजीशन से आप राइट साइड की क्या कर लेंगे, डिस्टेंस को देख लेंगे। ये चीज आप अपने माइंड में यहाँ पर रखनी है। जैसे अब यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है कि अगर हम बात करते हैं, अगर सिंपल जो आपका पेंडुलम यहाँ पर जो गिवन है उसकी इमेज अगर आप देखते हैं, तो उसमें यहाँ पर आपका जो एम्पलीट्यूड जो शो आउट हुआ है वो ए बी से हुआ है, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक की जो पोजीशन है या फिर ओ से लेकर ए तक की जो पोजीशन है उसे यहाँ पर क्या किया गया है, एम्पलीट्यूड से शो आउट किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए टाइम पीरियड हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो पेंडुलम इज यूज्ड टू हैव कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन व्हेन इट बॉब, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट मीन पोजीशन ओ मूव टू ए टू बी एंड बैक टू ओ। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यानी कि जो पेंडुलम का मोशन आप देख रहे हैं वो इस तरीके से देख रहे हैं कि वो मीन पोजीशन पे था, मीन पोजीशन से ए पर गया, फिर ए से बी पर आया, फिर बैक ऊपर आया। तो इस तरीके से यहाँ पर वो क्या कर रहा है, आपका मोशन को क्या कर रहा है, शो आउट यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर अपने माइंड में याद रखनी है। पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन व्हेन इट्स बॉ moves from one extreme position A to the other extreme position B and come back to A। तो देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन के बारे में बताया गया है कि A से B पर जाएगा, B से फिर वापस A पर आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन हो जाएगा। जो ये टाइम टेकन जो होगा बाय द पेंडुलम, ठीक है, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में जितना वो टाइम ले रहा है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड आप बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि आपका एक सिर्फ सिंगल उसे ऑक्सीलेशन करने और उस एक सिंगल ऑक्सीलेशन करने में वो कितना टाइम ले रहे हैं, उसी को आप क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड आप बोलेंगे, ठीक है। thus the time taken by a vibrating body to complete one oscillation is called the time period, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है और वो वाइब्रेटिंग बॉडी आपका जो एक ऑक्सीलेशन जो उसका हो रहा है, ठीक है, वो कितने टाइम में कितने टाइम में आपका कंप्लीट कर रहे हो, उसी को टाइम पीरियड बोला गया। इट इज डिफरेंट टू मेजर द टाइम फॉर ए सिंगल ऑक्सीलेशन। देखो ये काफी डिफिकल्ट है कि अगर आप एक सिंगल ऑक्सीलेशन का टाइम निकालना चाहें। If we measure the time taken for 10 oscillation and divide the total time by 10, तो देखो एक लेना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन को बढ़ा देते हैं और फिर जितने ऑक्सीलेशन हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, उसी से उस चीज को क्या कर देते हैं, डिवाइडेड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं, हम 10 ऑक्सीलेशन उसके काउंट कर लेते हैं और फिर 10 से ही उसको क्या कर देते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इट विल गिव यूज द टाइम टेकर फॉर, और जैसे ही हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें एक ऑक्सीलेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। फॉर ऑल्सो we measure the time several times for different amplitude, we will find that the time for one oscillation remain the same no matter what the amplitude, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अगर हम मेजर करना चाहते हैं कि टाइम सर्वल यहाँ पर बहुत जो टाइम पीरियड होता है और डिफरेंट एम्पलीट्यूड अगर हम ले रहे हैं, तो वन ऑक्सीजन में आप देखेंगे रिमेन द सेम नो मैटर व्हाट द एम्पलीट्यूड, ठीक है, यानी कि जो टाइम लगेगा वो सेम ही लगेगा
और उसका एम्पलीट्यूड क्या है उस चीज़ पर वो क्या नहीं करेगा, आपका डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में याद रखनी है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी की बात मैं करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी को देखो यहाँ पर मैंने जैसे आपको अभी ऑलरेडी बताया कि 1 सेकंड में वो कितने ऑक्सीलेशन कर रहे हैं, उससे आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं जनरल वे में। तो देखिए इफ वी काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ए पेंडुलम इन से 60 सेकंड एंड डिवाइडेड द नंबर ऑफ 60, इट विल गिव अस द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम 60 सेकंड के अंदर जो है हम क्या करते हैं, ऑक्सीलेशन काउंट करते हैं और फिर उसे 60 से ही हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें 1 सेकंड में क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, ठीक है। ऑक्सीलेशन कितना हो रहा है ये हमें पता लग जाता है और उसी को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल से लैंग्वेज में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन बोलते हैं। अगर मैं पेंडुलम की बात करता हूं तो गिवन लेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी रिमेन जो है आपकी कांस्टेंट होती है, ठीक है। अगर पेंडुलम की मैं बात कर रहा हूं तो अगर मेरी लेंथ फिक्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑलमोस्ट क्या होगी, आपकी फिक्स ही होगी। फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्मॉल एफ से मैं डिनोटेड करता हूँ, ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ तो हर्ट्स होती है, और इसे आप जो डिनोट करते हैं इसका सिंबल अगर मैं देखता हूँ तो कैपिटल एच और स्मॉल जेड से आप हर्ट्ज को लिखते हैं, या फिर आप एस से भी लिख सकते हैं कैपिटल, लेकिन ज़्यादातर आपका जो लिखा जाता है वो कैपिटल एच और जेड स्मॉल जेड से ही आपका लिखा जाता है, तो आप इस चीज़ को माइंड में रिमाइंड रखें। व्हेन ए वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस 20 वाइब्रेशन इन ए 1 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी हम क्या कह देंगे, उसके 20 हर्ट्ज कह देंगे, ठीक है। सिंपल सी वे है, जितने भी वो 1 सेकंड में ऑक्सीलेशन आपके कर रहे हैं उतनी हम उसकी क्या कह देंगे, फ्रीक्वेंसी उसे कह देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। अगर मैं यहाँ पर देखो आपके इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द काउंटिंग जो टॉर्क होता है, टॉर्क पर लिखा होता है 20 हर्ट्ज, तो इसका मतलब यह है कि वो 1 सेकंड के अंदर आपके जो है 200 आपके क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि आपको रिलेशनशिप बतानी है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो देखिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को मैंने आपको यहाँ पर काफी अच्छे से मैंने आपको समझाया। टाइम पीरियड को यहाँ पर कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पर रिलेशनशिप देखते हैं तो आपका जो टाइम पीरियड होता है वो आपका इक्वल होता है 1 अपॉन, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल से रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपका फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कैपिटल टी इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल आप, ठीक है। यानी कि टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस चीज को निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए नॉइज एंड म्यूजिक के बारे में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की गई है। We hear different type of sound from a variety of sources around. हम बहुत अलग अलग तरह के साउंड हम सुनते हैं। कुछ साउंड हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं जब हम सुनते हैं, और कुछ हमें बहुत बेकार लगते हैं, ठीक है। तो जो हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है, उन्हें हम म्यूजिक बोल देते हैं, और जो हमें बेकार लगता है उसे हम नॉइज बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, मान के चलो कोई बिल्डिंग है और उसका कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उसके आसपास जो रह रहे होंगे वो काफ़ी क्या फील कर रहे होंगे, अनप्लेजर फील कर रहे होंगे, ठीक है, अगर वो वहाँ पर बैठे हैं। तो आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लेसिंग, डू यू इंजॉय, क्या आप उस साउंड को क्या इंजॉय कर पाओगे, तो आप उस साउंड को इंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो साउंड प्रोड्यूस बाय ए हॉर्न ऑफ स्कूटर अगर आप देख रहे हो, या फिर बस से आपका कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ट्रक से या फिर ट्रेन से कोई आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है। अनप्लेजेंट साउंड वो होता है, और वो जो आपको अच्छा जो साउंड नहीं लग रहा है, अनप्लेजेंट जो साउंड आपको लग रहा है, उसी को आप क्या बोल देते हैं, एक तरीके से नॉइज आप बोल देते हैं। इफ द स्टूडेंट इन क्लासरूम स्पीक टुगेदर, द साउंड प्रोड्यूस वुड आल्सो बी कॉल्ड नॉइज आल्सो, ठीक है। अगर भाई आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बात में लगे हुए हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वो भी एक तरीके से आपका क्या होता है, एक अनप्लेजेंट साउंड होता है जो अच्छा नहीं लगता उस टाइम पर, और यहाँ पर उसे भी किस कैटेगरी में रखा गया, आपका नॉइज की कैटेगरी में आपको रखा गया। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखते हैं, वी इंजॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनसे भी आपका क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो काफ़ी अच्छे हमें लगते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो हम किसी मैरिज में गए हुए हैं और मैरिज फंक्शन में हम जा रहे हैं, या फिर हमारे आसपास कोई शादी हो रही है, तो वहाँ से जो साउंड जो हमारे पास आता है, ठीक है, वो साउंड हमें क्या करता है कि जो है अच्छा लगता है। म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लेजिंग टू द ईयर। एक म्यूजिकल साउंड ऐसा साउंड होता है जो हमारे जो ईयर होते हैं उन्हें काफ़ी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। साउंड प्रोड्यूस ए हार्मोनिक इज ए म्यूजिकल साउंड, ठीक है, आपको ये याद रखना है। String of sitar also give out a musical sound, but if musical sound become too loud,
कुड इट रिमेन मिल्डलेस, नो नेवर इट्स बिकम नाइस। तो यहाँ पर आपको देखो देखो दो चीज़ बताई गई है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसे आपने एक तरीके से आपने यहाँ पर क्या कह दिया, म्यूजिक कह दिया, और जो चीज़ आपको बेकार लगती है उसे उस चीज़ को आपने यहाँ पर क्या कह दिया, एक तरीके से आपने यहाँ पर आपने नॉइज़ के कैटेगरी में आपने देखिए। अब नॉइज़ यहाँ पर पॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं, तो वी नो अबाउट एयर पोल्यूशन। देखो हमने एयर पोल्यूशन के बारे में सुना है, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस होती है, पार्टिकल होती है एयर में, तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। सिमिलरली जैसे कि हमने एयर पोल्यूशन के बारे में सुना है, सेम हम इसी तरीके से भी देखते हैं कि अगर प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव ऑफ अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। सिंपल से वर्ड में अगर हम कहते हैं कि अन एक तरीके से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितना साउंड हमें चाहिए, मतलब जितना हमारे लिए एसेंशियल है, अगर उससे कहीं ज़्यादा साउंड आपके आसपास या फिर इन्वायरमेंट में हो रहा है, ठीक है, तो उसे आप नॉइज पॉल्यूशन की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। टू मच नॉइज इन आवर सराउंडिंग इज हार्मफुल टू अस। अगर बहुत ज़्यादा हमारे आसपास जो है शोर शराबा रहता है, तो वो हमारे लिए काफ़ी क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। जैसे ऑटोमोबाइल्स में आप देखते हैं या फिर बसेस में आप देखते हैं, या हैवी मशीन्स वगैरह होती है, फैक्ट्रिया वगैरह होती हैं, वहाँ पर आप देखते हैं, तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल गैदरिंग कहीं पर हो रही हो, लाउड स्पीकर कहीं पर बज रहा हो, तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन हो जाता है। टेलीविज़न जो होता है, ट्रांजिस्टर की अगर कोई चीज़ बनी हुई है, ठीक है, या फिर रेडियो वगैरह आप देख रहे हो, ठीक है, उसका अगर आप हाई वॉल्यूम पर आप उसको सुन रहे हैं, किचन के जो अप्लायंस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, आपका डेजर्ट जो कूलर होता है, ठीक है, ये सारी के सारी जो प्रोड्यूस करते हैं वो नॉइज पोल्यूशन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब देखिए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन का क्या 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 कारण हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि हार्मफुल इफेक्ट में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग मेक इज मनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आपके चारों तरफ बहुत ज़्यादा शोर शराबे रहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर हो सकती है, फेसेस करनी पड़ सकती है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। इट कैन केस इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, स्ट्रेच, स्लीप डिस्टर्बेंस। अगर आपके चारों तरफ काफ़ी शोर शराबे रहते हैं, तो आपको आप इजीली सो नहीं पाएंगे, अच्छे से सो नहीं पाएंगे, आप तनाव में रहने लगेंगे, आपको सर में दर्द हो सकता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हाई हो सकता है, ठीक है। आपके किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, आपकी जो कंसंट्रेशन होगी वो काफ़ी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मेजर टू लिमिट नॉइस, यहाँ पर पोल्यूशन बताया गया है। टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल दी सोर्सेज ऑफ नॉइस। देखिए सिंपल सा बताया गया है कि अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है, नॉइस पोल्यूशन आपका ज़्यादा ना हो, तो जो उस चीज़ को, साउंड को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सोर्सेज को हमें क्या करना है, कंट्रोल में करना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल मशीन एंड ऑल्सो होम एम्प्लियंस, ठीक है। तो हम यानी कि ज़्यादा शोर ना करते हो, ऐसे हम वहाँ पर जो है टेक्निक्स को यूज़ करें। दूसरी चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ऑल नॉइज ऑपरेशन मस्ट बी कंट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम रेसिडेंट एरिया, ठीक है। तो जो जहाँ पर भी आपका जो है नॉइज ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, वो भी आप कंट्रोल करें, ठीक है। प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड सेट अप टू अवे फ्रॉम सच एरिया, ठीक है। तो आपके कोई इंडस्ट्रीज वगैरह है, तो वो जहाँ पर लोग बाग रहते हैं, ठीक है, उस एरिया में ना लगाएं आप, और काफ़ी दूर लगाएं, जिससे कि वहाँ पर साउंड प्रॉब्लम ना हो, नॉइज प्रॉब्लम ना हो। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज। आपको जो आप वाहन वगैरह चला रहे हो, तो आप देखते हो कि ज़्यादातर क्या करते हैं कि हॉर्न को बजाते ही रहते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको लगातार अनवांटेड ही एक तरीके से कैटेगरी में आपका साउंड आ जाता है, और उससे आप नॉइज पॉल्यूशन की कैटेगरी में आप ला सकते हैं, ठीक है। तो आप उसे भी कंट्रोल करें, ठीक है, आप कोशिश करें कि ज़्यादा वो ना हो। अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर टेलीविज़न आप देख रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि लो वॉल्यूम में ही आप उन सभी को क्या करें, सुनें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपको अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है। जैसे पब्लिक अवेयरनेस पे पब्लिक को पता होना चाहिए भी आपके जो नॉइज़ पॉल्यूशन अगर हो जाएगा तो उससे क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्री लगाए, ठीक है, जिससे कि आपके क्या हो सके कि आपका जो है साउंड पोल्यूशन को आप कम कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर रखें। कंट्रोल ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करें, एक तरीके से जो रिसोर्सेज वगैरह आपके हैं, ठीक है, उन्हें कंट्रोल करने की आप क्या करें, कोशिश करें, जिससे कि आपका यहाँ पर क्या हो सके, नॉइज पोल्यूशन कम हो सके, ठीक है।